नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने प्रस्तावित दौरे पर डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के अमर शहीद दुर्गामल की मूर्ति का अनावरण कर कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। जिसके बाद सीएम ने भूमि पूजन कर एसडीएम पीजी कॉलेज में महिला छात्रावास और डोईवाला तहसील भवन का शिलान्यास किया, जिसमें 2,76,51,000 की लागत से छात्रावास के भवन का निर्माण और 4,02,28,000 की लागत से डोईवाला तहसील भवन का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने बता दें कि कहा है कि डोईवाला विधानसभा से विधायक होने के नाते मेरी ये कोशिश रहती है कि डोईवाला विधानसभा का आदर्श विधानसभा बनाया जाए। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि डोईवाला कॉलेज में छात्राओं की संख्या ज्यादा होने के चलते महिला छात्रावास की जरूरत थी और आज इसका शिलान्यास भी हो गया है। हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे सीएम सर ने हमारे कॉलेज के छात्रावास के लिए अपील की थी। बहुत सालों से प्रयास चल रहा है इसके लिए हमारे को सपोर्ट मिला है पूरा, और आज इसका उद्घाटन है, भूमि पूजन है, इसलिए हम सीएम सर का धन्यवाद करना चाहते हैं इस बड़े दिन के लिए। डोईवाला का विधायक होने के नाते और डोईवाला की जनता के द्वारा आशीर्वाद देने के पश्चात मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि डोईवाला विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में बदला जाए। ये मौका है और इस मौके पर हमको अच्छा से अच्छा करके देना चाहिए। इसी निमित्त आज डोईवाला महाविद्यालय, जिसमें बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में अधिक है, और इसके लिए यहाँ पर एक छात्रावास उसका शिलान्यास किया गया है। तहसील भवन की लंबे समय से डिमांड थी, उसका भी शिलान्यास किया गया है। ये दो बड़ी आवश्यकताएं यहाँ पर पूरी हुई है। वहीं डोईवाला के हर ज्ञानचंद सरस्वती विद्या मंदिर के संस्थापक मांगेराम अग्रवाल की 17वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने किया। इस मौके पर वहां मौजूद सभी लोगों ने मांगेराम अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उनकी स्मृति में पौधे भी रोपित किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने 17 जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री भी वितरित की और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष सेवा देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उच्च शिक्षा मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे प्रचारक आदरणीय युगवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, और सैकड़ों की तादाद में जहां उम्मीद हम की तैयारी कर सकते थे, लेकिन सीमित मात्रा में उन्होंने कार्यक्रम किया। आज उनको याद किया, सबने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि दी है। निश्चित रूप से जिस प्रकार का उनका योगदान इस क्षेत्र में था, चाहे स्कूलों की स्थापना को लेकर, चाहे बस्ती की स्थापना को लेकर, चाहे समाज में अनेकों ऐसे अनुकरणीय कार्य, धर्मशाला को लेके, वो सब बातें आज हमारे लोगों ने उनको उनके जो कार्य है उनको करते हुए याद किया है, लोगों को एक जानकारी दी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे पुण्यात्मा को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और समाज के आए तमाम लोगों को धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा को शिफ्ट किए जाने को लेकर अभी भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम रावत ने कहा है कि जब प्रदेश की विधानसभा दूसरे स्थान पर शिफ्ट की जाती है तो उस पर करोड़ों रुपए का खर्च सरकार को उठाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा को शिफ्ट करने में 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। वहीं अगर गैरसैंण को ई विधानसभा बना दिया जाए तो केवल एक बार उस पर 27 करोड़ का खर्च होगा। इससे बार बार विधानसभा को शिफ्ट करने में होने वाली खर्च की बचत हो सकेगी। देखिए, ये वैसे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा नहीं है कि मैंने बताया जैसे कि विधानसभा जब शिफ्ट होती है तो उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। जम्मू कश्मीर का मुझे बताया गया कि 200 करोड़ रुपया उस पर खर्चा होता है। तो एक अनुमान के तहत जब हम एक डेडिकेटेड केवल ई विधानसभा के लिए करेंगे तो अनुमान के तहत उस पर 27 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। तमाम जो आने जाने में जो खर्चा होता है, समय लगता है, उसकी बचत होती है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत कम खर्चा है अगर हम देखें।
वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। राम मंदिर के शिलान्यास के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी भेजी जा रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम से भी मिट्टी और गंगाजल का अयोध्या के लिए रवाना कर दिया है। इस मिट्टी को संघ और बीजेपी के पदाधिकारी अयोध्या लेकर पहुंचेंगे। इस अवसर पर बद्रीनाथ धाम से और सिंह द्वार परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अलकनंदा नदी का पवित्र जल कलश और पवित्र मिट्टी अयोध्या के लिए रवाना की गई। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड द्वारा कार्यक्रम में सहयोग किया गया। जो है यहाँ पर जो है ये पवित्र माटी और जल लेकर के जा रहे हैं। आज शाम को जो है रात्रि विश्राम जोशीमठ होगा और तदुपरांत जो है कल प्रातः जो है 7 बजे हम जोशीमठ से प्रस्थान करेंगे। चमोली, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग में जो है केदारनाथ की टीम हमारे साथ जो है सम्मिलित होगी। वो जो है केदारनाथ की पवित्र मिट्टी और जल वहाँ से लेके आएगी। उसके उपरांत जो है रात्रि विश्राम हमारा जो है टेहरी में होगा और वहाँ से जो है टेहरी की टीम यमुनोत्री की मिट्टी और पवित्र जल लेकर के आ रही है। परसों 29 तारीख की शाम सुबह प्रातः 10 बजे हम इसको जो है प्रांत की टीम को जो है सुपुर्द करेंगे। रुड़की में ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है। रुड़की पुलिस ने शहर के सभी धर्म गुरुओं और उलेमाओं के साथ बैठक ली, जिसमें अधिकारियों ने कोरोना महामारी को देखते हुए नमाज में भीड़ और खुले में कुर्बानी न करने की अपील की। सीओ चंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते देश नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में भीड़भाड़ न लगाएं और ईदगाह में भीड़ के साथ न पहुंचकर मस्जिद में केवल 5 लोग ही नमाज अदा करें। वहीं बकरा खरीदारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है और इसे प्रतिवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी कोशिश ये रहेगी कि किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन थोड़ा कड़े हैं और जिनका पालन सभी लोगों को करने के लिए आज हमने यहाँ पर एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मौजूद व्यक्ति जो मस्जिद या ईदगाह से जुड़े हुए हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। सभी से वार्ता हो रही है और उसके बाद जो भी शासन के और उच्च अधिकारी के निर्देश हैं वो उनको जारी किए जाएंगे और उसी आधार पर ईद की इस बार जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। सर, कोई नमाज का जो ईदगाह में नमाज होती है तो इस तरह कोई ईद नमाज होगी इस बार? हाँ, ईदगाह और मस्जिद में जो नमाज होगी उसके लिए पहले भी इंस्ट्रक्शन क्लियर हैं कि उसमें केवल 4 या 5 लोग ही उपस्थित होंगे और बाकी सभी लोग अपने घरों में पढ़ेंगे। और उसके अतिरिक्त यदि कहीं 4-5 लोग भी आ रहे हैं तो वो भी डिस्टेंस पर रहेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। पानी से मुतालिक और नमाज़ों से मुतालिक हिदायत दी गई है। नमाज से मुतालिक वही जो ईद की नमाज में ईद उल फित्र में था कि 5 आदमी जो हैं ईदगाह में नमाज़ पढ़ें और 5-5 आदमी ही मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें। और कुर्बानी से मुतालिक हिदायत यही दी गई है कि भाई मुकम्मल सफाई सुथराई के साथ एहतमाम के साथ कुर्बानियाँ की जाएं, आम रास्तों पर ना की जाएं, खुली जगहों पर ना की जाएं। ऐसे जहाँ कुर्बानी हो वहाँ पर्दे का इंतज़ाम और एहतमाम किया जाए। उसकी जो आलाइश हैं, गंदगी हैं, उनको आम रास्तों पे न डाल दिया जाए जिससे कि वो सड़ने लगे, ताफुन पैदा हो जाए, बदबू फैलने लगे, लोगों को तकलीफ़ हो। आम रास्तों पर न डाला जाए, नालियों में न डाला जाए, बल्कि नगर पालिका की जो गाड़ियाँ जाती हैं उसी में उन तमाम चीज़ों को डाला जाए। और यही शरीयत का भी हुक्म है कि भाई लोगों की गुज़रगाहों को गंदा ना करो, बल्कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना तो ईमान का एक हिस्सा है। वही हिदायत जारी की गई है। खबर रुड़की से आ रही है। रुड़की के ब्रह्मपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की भारी भीड़ जम गई, जिन्होंने मौके पर ऊर्जा निगम के ठेकेदार के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। ग्रामीण मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप था कि ऊर्जा निगम के ठेकेदार ने बिना शटडाउन लिए ही युवक को लाइन पर चढ़ा दिया, जिससे यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि रुड़की के ब्रह्मपुर गाँव में हाईटेंशन लाइन खराब होने की सूचना पर ऊर्जा निगम का ठेकेदार लाइनमैन लियाकत को लेकर गांव पहुंचा था, जहां लाइन ठीक करने के दौरान लियाकत बिजली की चपेट में आ गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब तक उन्हें मुआवजा की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक वो बिजली घर की सप्लाई को चलने नहीं देंगे। हालांकि ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए बिजली घर पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। 1.5 महीने से इसमें लाइट विभाग में प्राइवेट में काम कर रहा था ठेकेदार के थ्रू। ठेकेदार उन्हें बुलाता था और काम कराता था। आज भी उन्हें बुलाया और काम के लिए लेके आए।
और उन्हें बुलाने के बाद यहाँ पे इन्होंने शट डाउन नहीं लिया, ठेकेदार की लापरवाही ये रही और उसे जो था खंबे पे चढ़ा दिया। और जिस खंबे पे चढ़ाया उस पर 3-4 लाइन एक साथ चल रही थी और एक आध का उसने लिया शट डाउन कर, एक आध वैसे खुली छोड़ दी। जैसे उसका शरीर उससे टच हुआ वो नीचे गिर गया। लगभग 30 फीट ऊपर पिलर पे चढ़ा रखा था उसे। और फिर वो ना ठेकेदार आया यहाँ पे, ना कोई एक्शन है, ना जो है। हम उसे यहाँ डॉक्टर के यहाँ लेके गए अनंत फनन में, वहाँ पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिर उसे लेकर यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी हमने मांग की, वो आई नहीं यहाँ पे। ना डॉक्टर आया, क्या नाम उसका, ठेकेदार आया यहाँ पे, और ना ही कोई एक्शन है, ना जेई साहब आए, ना लाइनमैन आया। और लाइनमैन ने नंबर ऑफ कर लिया। ये एक बिजली के पोल में चढ़े थे। बताया जा रहा है कि कोई ठेकेदार इनको लेके गया था। अचानक बिजली आपूर्ति चालू होने से, करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई है। अभी पुलिस द्वारा बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया गया है और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी होगी। तो भी जैसे ग्रामीणों का आक्रोश देखा जा रहा है, उसमें आपने क्या आश्वासन दिया? ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस किसी की लापरवाही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और हम लोग भी उससे इत्तेफाक रखते हैं, जिस व्यक्ति की भी लापरवाही उसमें पाई जाएगी, चाहे किसी विभाग की अथवा किसी ठेकेदार की, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यूके प्राइम में फिलहाल लेते एक ब्रेक, बने रहिए यूके प्राइम के साथ। शिक्षा में NH 74 के अधूरे काम को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग कर रही है। लेकिन उनकी मांग पूरी न होने पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुरेश पपनेजा के नेतृत्व में भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। इस दौरान सुरेश पपनेजा ने कहा है कि जब तक रोड निर्माण शुरू नहीं होता तब तक वो प्रतिदिन उप जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर विरोध स्वरूप अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। करके फुलवट्टा और आदित्य चौक जो कि भयंकर टूटा हुआ है, उसके लिए 8 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। हर शनिवार को हम लोग धरना प्रदर्शन, हनुमान चालीसा, भूख हड़ताल, घंटी बजाई, सब कुछ किया, लेकिन सरकार प्रशासन नहीं जाग रहा है, जनप्रतिनिधि नहीं जाग रहे हैं, विधायक सांसद नहीं जाग रहे हैं। और हमने सड़क के लिए आज सरकार जब ऐसी चीज़ों को नहीं सुन रही है, घंटी बजाने को नहीं सुन रही है, भूख हड़ताल को नहीं देख रही है, धरने प्रदर्शन को नहीं देख रही है और जनता की परेशानी को नहीं देख रही है, ओवरब्रिज अधूरा है, तो आज हमने, क्योंकि सरकार लगता है बहुत गंभीर मुद्रा में सो रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका कांग्रेस ने निकाला है। भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। NH 74 के निर्माण को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन हो रहा है। विरोध का यह अनोखा तरीका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये अनोखे अंदाज से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मसूरी में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मसूरी हैप्पी वैली अकादमी रोड गजवाड़ी के पास एक पेड़ गिर गया और मार्ग बाधित हो गया। वहीं पेड़ गिरने के कारण बिजली की सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। दूसरी ओर मसूरी गनहील मार्ग पर भी एक बता दें कि बड़ा पेड़ गिरने से विद्युत और टेलीफोन लाइनें ठप पड़ गई। मसूरी फायर सर्विस की टीम पेड़ को काटकर वहां पर हटाया गया और साथ ही विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत लाइनों को ठीक करने का काम किया। रात को गिरा शायद ये पेड़, और ये इसमें उस टाइम आवागमन नहीं था, इसलिए जानमाल का खतरा नहीं हुआ। मगर यहाँ पे जो बड़ी जो हाइटेंशन लाइन है उस पर वो पेड़ गिरा है और हमारी फायर सर्विस पूरे उसमें रेस्क्यू कर रही है उसे और पेड़ को काट के अलग कर रही है। जो स्कूल है बगल पे, इसके ऊपर भी बच्चों को बड़ा खतरा बना हुआ है और इधर जो LBS की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी वो खतरा बना हुआ है सर। तो भविष्य में ये पेड़ों की लॉपिंग होनी। तो इन लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ के तहत पूरे देश में चल रहे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए आज नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी स्थित बुद्ध पार्क में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सांस्कृतिक धरना प्रदर्शन देकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा। इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि वर्तमान में देश में फैली कोरोना महामारी से अतिशीघ्र निपटने के लिए विधेयक लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि देश की व्यवस्था संविधान के तहत चलनी चाहिए, न कि किसी एक पार्टी के कहने पर। तो
वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के तीर्थ स्थलों के साथ ही हरिद्वार की मिट्टी और गंगाजल भी अयोध्या जाएगी। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा हर की पेड़ी से रेत और गंगाजल भरकर लिया गया और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज समेत कई साधु संतों ने रेत और गंगाजल भरे कलश के साथ हर की पौड़ी स्थित पूरे भारतवर्ष से पर गंगा गंगा पूजा और गंगा आरती की। रेत और गंगाजल से भरे कलश वीएचपी कार्यकर्ताओं को सौंपे गए और आगामी 2 अगस्त को हरिद्वार से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रेत और गंगाजल से भरे कलश लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे और कलश भर के जो है अब लेकर जाएंगे। हरिद्वार से भी मिट्टी जाएगी, हरिद्वार से गंगाजल और रेत अयोध्या ले जाएंगे क्योंकि अब श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है जिसमें पीएम मोदी खुद शिरकत करने वाले हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी गंगाजल यहाँ पर दिया और पूजा भी की गई, आरती की गई और 2 अगस्त को यहाँ से गंगाजल और यहाँ की मिट्टी रवाना की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने हर की पेड़ी से भरा है गंगाजल और रेत जो कि अब श्री राम जन्मभूमि यानी अयोध्या के लिए रवाना होगी 2 अगस्त को। 2 अगस्त को बता दें कि जल और रेत लेकर रवाना होंगे वीएचपी कार्यकर्ता। हरिद्वार से गंगाजल और रेत भरकर ले जाई जाएगी और तो पूरे भारतवर्ष से माँ गंगा का जल, पूरे सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल सब सम्मिलित होकर के वहाँ पूजा में लगेगा और जिससे पूरे भारत की आस्था उस राम मंदिर में और प्रबल होगी। उसको ध्यान में रखते हुए आज हरिद्वार जिला विश्व हिंदू परिषद ने माँ गंगा का जल और माँ गंगा की रज यहाँ संतों के सानिध्य में पूजन किया। महामहिम हमारी उपस्थित रही है, गौरव का विषय था। हिंदुओं की भावना पूरी होने जा रही है और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है और राम जैसे सबको लेके चलते थे तैसे ही राम मंदिर के बाद सारे समाज मिलकर इस देश का काम करेंगे। एक सपना पूरा होना जा रहा है हाँ, राम मंदिर का। और कितने वर्षों से पहले संघर्ष होते रहे लेकिन हमारे समय पर भी बहुत संघर्ष हुए, वो सब पूरे हो रहे हैं। आज यहाँ से गंगा जल क्या क्या लेके जा रहे हैं? गंगा जल और यहाँ की मिट्टी रज वहाँ जाएगी, देश भर से जा रही। बहुत बहुत खुशी की बात है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियां हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार स्थित हर की पेड़ी पर पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को गंगाजल में विसर्जित किया गया। अस्थि विसर्जन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, तीर्थ महाराज समेत उनके परिजन मौजूद रहे। लालजी टंडन के पुत्र ने उनका अस्थि प्रवाह कर्म किया और इस दौरान उनके परिवार बता दें कि पारिवारिक तीर्थ पुरोहित पंडित ने मां गंगा से दिवंगत लालजी टंडन के परिवार की सुख और शांति की कामना की। प्रयागराज संगम में विसर्जित हुई दिवंगत राज्यपाल लालजी टंडन की अस्थियां। दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियों को गंगाजल में प्रवाहित किया गया। प्रयागराज संगम में विसर्जित हुई दिवंगत राज्यपाल लालजी टंडन की अस्थियां। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त लालजी टंडन की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए उनके परिजन पहुंचे। उनके पुत्र ने अस्थि विसर्जन किया। दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियों को गंगाजल में विसर्जित किया। इस दौरान बता दें कि यहाँ पर पूजा पाठ की गई और परिवार के सुख शांति की कामना भी की गई। प्रयागराज संगम में विसर्जित हुई राज्यपाल लालजी टंडन की अस्थियां। दिवंगत लालजी टंडन की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। और टंडन जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र सुबोध जी अपने भाई, उनके चचेरे भाई के साथ और अपने इष्ट मित्रों के साथ हरिद्वार आए माननीय लालजी टंडन जी का अस्थि प्रवाह करने के लिए। माँ गंगा से हमने उनका विधि विधान के साथ हमने जो है अस्थि प्रवाह कर्म कराया और हमारी माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि माँ उनकी आत्मा को शांति दे, सद्गति दे, मोक्ष दे और उनके परिवार को शक्ति दे इस कष्ट को सहन करने के लिए। और माँ गंगा उनके परिवार को सदैव अपनी आशीष बनाए रखे और उनकी जिस प्रकार लालजी टंडन ने उनका नाम रोशन किया, उनका परिवार से और भी उनकी उन्नति हो, परिवार की सुख शांति हो, यही मंगलमय कामना हम करते हैं माँ गंगा से। उनके परिवार से उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे,
और उनके भतीजे कुंवर टंडन। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।